जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बच्चे कह रहे हैं ब्रेक नहीं दी, मैंने कहा ये सवाल करके ब्रेक होनी है तो हम पार्ट 2 को पॉज करके ब्रेक ले लेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है। अब इस सवाल को रोकना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मोटरवे तो सवाल चढ़े हुए हैं, 30 सेकंड तो हो गए जी पॉज स्टार्ट करने में। पूरी वर्किंग किस किस ने कर ली है 3 साल की कंप्लीट, 5 साल की? पागल है हम कोई पागल है? बोलो सारे, हम कोई पागल है? अगर किया तो पागल है। अच्छा जी सुने इधर, सुने वर्किंग नंबर 5, लीज पेमेंट कितना कराया है जी? एक। और कितने कराए हैं? तो टोटल 150। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, क्या अब बड़े हो गए हैं आप, सादा सी बात है, पहले 30 को माफ कर दें, बाकी के 4 30 जो हैं उनको एनविटी के फॉर्मूला से डिस्काउंट कर लें। रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितना है? 12.59। और सीधा जा सवाल, सीधा जा रेट होना चाहिए। 1 माइनस 1.1259 रेस टू पावर कितने कराए हैं डिस्काउंट होने वाले? 4 डिवाइडेड बाय 0.1259 इज इक्वल टू 120 पूरा 120, ठीक है। अब डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट और बैलेंस। जी ये लीज स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 15 पे, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जी 120। किराया कह रहा है एनुअली होता है इन एडवांस, तो बस फिर ठीक है, कुछ भी ना करें। हमें अगला साल लाजमी चाहिए। एडवांस के सवाल में तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी चाहिए और बैलेंस शीट भी तो बनानी है। अपने साल के नीचे लाइन लगाएंगे तो अगला साल तभी निकलेगा करंट नॉन करंट। मैं नहीं तरतीब छोड़ूंगा, वो अलग बात है कि हमें टोटल वहीं पे इकट्ठा कर देना है, पर तरतीब नहीं छोड़नी सवाल की, ठीक है। अब 1 जनवरी 2015 आया, किराया आया 30 और कितना इंटरेस्ट? 0 का इंटरेस्ट। क्यों? 1 जनवरी 15 पे तो कुछ नहीं, हाँ न जी, कितना आ गया? सारे का सारा और फिर एक 90 का आ गया। काफी है इतना? जाना पड़ेगा ना आगे, तो फिर एक 16 फिर भी आए, एक और किराया दिया, इंटरेस्ट बना 11 कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। 11 आ गया, कहीं पे पॉइंट यूज किया, एक यूज हो रहा है तो 11.3 एक यूज हो रहा है सवाल में भी ना। अब जब एक दफा आ गया तो फिर चलो अच्छा नहीं लगता वो अकेला रहे पॉइंट, ये हुआ ना, ये ना होता यहाँ पे तो फिर कर लेते चलो। हाँ यार मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो अकेला अकेला फील करेंगे बेचारे। पीपीई वाले पॉइंट्स जी 18.7 71.3। इससे आगे जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो हमें यहीं पर पता लग जानी चाहिए वो है डेप्रीसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज। क्योंकि हमने क्या करना है, अपने वाले इंटरेस्ट को उल्टाना है, अपने वाली डेप्शन को उल्टाना है, तो डेप्शन होगी तो निकालेंगे ना। वहां पे भी निकाल सकते थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पे कर लेते हैं, तरतीब बनी हुई है जो पुरानी। अब बोलो, तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में आता है पीवी ऑफ एलपी, आईडीसी इंस्टॉलेशन, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, एनी पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट। अब हमारे सवाल में सिर्फ है ही क्या चीज? पीवी ऑफ एलपी, तो बस उसी को पकड़ो 120। अच्छा अब कहीं पे सवाल में लिखा हुआ है कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी पैसे पे करके, या नहीं है ऐसा? तो जब ऐसा नहीं होगा तो फिर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर हो तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। लीज भूला नहीं है अभी, है ना, महीने तक भूलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मतलब अल्लाह ने चाहा तो भूल जाएगा, अल्लाह ने ना चाहा तो हमें स्वाग करते रहना, कुरान की तिलावत करते रहना, नजरों की हिफाजत करते रहना, तो ये नहीं भूलेगा इंशाल्लाह जी। 5 है और 6 है, तो हमारे लिए रेलिवेंट क्या है? तो 120 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आ गया? 24, एग्जैक्ट 24। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब
लेसी वाली लीज नॉर्मल अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं है राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी टैक्स वाले कहते हैं ये क्या है। इसका मतलब हमने जो एक्सपेंस बुक किया और डेप्शन वो उन्होंने रिवर्स करानी है। अब हम 15 वाले साल में जो इंटरेस्ट बुक करेंगे वो यहाँ से तो मिला नहीं, वो मिला हमें यहाँ से। यकम जनवरी 15 से 31 15 तक का इंटरेस्ट 15 की शाम की बजाय 16 की सुबह पे हो रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड तो हमने अपने साल में करना है, तो ये हमने एक्सपेंस बुक किया हुआ है, ये एक्सपेंस हमने बुक किया हुआ है, और ये हमने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की बुक की हुई है। टैक्स वाले इसको क्या कहेंगे, रिवर्स करो। तो हमने प्रॉफिट तक आते आते ये दो एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हुए हैं, माइनस हुए हैं, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, अब यही थोड़ी देर पहले सवाल आपको करा दिया मैंने। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस लीज लायबिलिटी का, वर्किंग नंबर 5 से आया, ओके कितना 11.3, ओहो प्लस, और दूसरा ऐड बैक करवाएंगे हमसे वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ राइट ऑफ यूज। तो ये अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है, मैं यूं ही लिखता हूं, अकाउंटिंग रूल्स के वाली डेफिनेशन है ना, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है। अच्छा, तो अकाउंटिंग डेफिनेशन तो पहले भी आ रही है, ये थी पीपीई वाली और ये है राइट ऑफ यूज वाली, वो उन्होंने उलटवाई थी क्योंकि रेट डिफरेंट था, ये उलटवा रहे हैं क्योंकि इसको तो ये एसिड ही नहीं मान रहे। तो कितना आ गया जी 24। अब ये इन्होंने रिवर्स करके हमें अलाउ क्या करना है, लीज रेंटल पेड। तो हमारे साल 15 में रेंटल पे हुआ है ना, ठीक है, तो लेस कर देंगे हम लीज रेंटल पेड, कितना 30। करंट टैक्स इज ओवर, ये करते हैं, उल्टा दें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, रिकॉर्ड करें लीज रेंटल पेड, ये वाला ठीक हो गया। अब डेफर टैक्स में आना है तो बैलेंस शीट को सोचना है। अब बैलेंस शीट में हम लिया करते थे राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू, तो राइट ऑफ यूज, अब कॉस्ट कितनी है राइट ऑफ यूज की 120 कहाँ से मिला था हमें, वर्किंग नंबर 5 से। अच्छा, और उसके बाद माइनस किया हमने डेप्रीसिएशन को, 1 साल की ही है, पहला ही साल है, ये वर्किंग 6 से मिल गई हमें, तो 96 है हमारी। बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, बैलेंस शीट में ये शो किया होगा आपने। दूसरा काम आप क्या किया करते थे, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगाते थे, याद है, और ऊपर सब पेड, नीचे पेएबल। अब बैलेंस शीट के अंदर ये प्रिंसिपल वाले कॉलम से उठाते थे करंट और नॉन करंट, तो ये दोनों ही बैलेंस शीट में लायबिलिटी हैं। तो इस वर्किंग के लिए मैंने आपको क्या कहा हुआ है, तो लीज लायबिलिटी को आपने कर दिया ऐड 18.7 प्लस 71.3, और इसके लिए वर्किंग नंबर 5 रेफर हो गई, कितना 90 पूरा। और चूंकि एडवांस का सवाल है तो बैलेंस शीट के अंदर अगर सालाना इंटरेस्ट है तो पूरे साल का इंटरेस्ट पेएबल, अगर 6 मंथली होता तो आखिरी 6 महीनों का, क्वार्टरली होता तो आखिरी 3 महीनों का, मंथली होता तो आखिरी 1 महीने का पेएबल होना था। ये एनुअल इन एरियर है, तो फिर पूरे साल का इंटरेस्ट 15 वाले का 15 के साल के आखिरी दिन क्या है, पेएबल, तो वो भी बैलेंस शीट में नजर आया करता है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेएबल। और ये इंटरेस्ट पेएबल जनाब कितना आ रहा है 11.3। हाँ, वर्किंग 5 से ये सारी चीजें होती हैं हमारी। अब ये तो जनाब हो गया हमारी अकाउंटिंग का खाता, ठीक है जी। टैक्स वाले चूंकि लीज को मानने से ही इनकारी हैं, तो फिर टैक्स बेस क्या आ गई, और डिफरेंस आ गया
96, 90 और 11.3। अब एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो क्या आएगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जान छूट गई पर्चे की हद तक, लेकिन लॉजिकली भी हमने सोच लिया था कि क्योंकि फ्यूचर में ये डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स वाले ये अलाउ करेंगे, तो हमारी डेप्शन तो रिवर्स होनी है। तो ऐड होगा 96 लेस होगा 0, ऐड होने वाले फिगर ज़्यादा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, तो ये डिफरेंस है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। एक बार पर्चे में इस पे स्टार लगा के नीचे लिख देना टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी और डिडक्टेबल डीटीडी, और बस फिर लिखी जाओ वर्किंग में, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी पे होगी फ्यूचर में इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स पे होगी, तो वही रेंटल तो अलाउ कर रहे हैं टैक्स वाले, तो बस इतनी सी बात ही है। ये पेएबल फ्यूचर में जब कभी पे होंगे टैक्स वाले इनको एज आ डिडक्शन अलाउ करेंगे, ठीक है। हमने अलग अलग नाम से रखा हुआ है, टैक्स वाले इसी को ही तोड़ होता है रेंटल, वो रेंटल को अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो हमने फ्यूचर में जब कभी इसको पे करना है, टैक्स वालों ने इसको अलाउ करना है एज आ डिडक्शन, तो फिर ये कौन सा डिफरेंस है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक हो गया जी, सवाल खत्म शुद्ध, और कुछ नहीं बचा सवाल में। अब बस आखिरी पॉइंट रह गया, अब वो क्या है? एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? 32%, ठीक है। अब इधर देखो, इन सब का नेट करो तो नेट में टैक्सेबल बढ़ रहा है या डिडक्टेबल? किसी एक को प्लस लिख लिया ना, कैलकुलेटर पे प्लस लिख लिया करो किसी एक को, जैसे पहले टैक्सेबल पड़ा है तो प्लस 61.5 कर लो, आगे टैक्सेबल आए तो प्लस करते जाना, डिडक्टेबल आए तो माइनस करते जाना, नेट में आंसर आ जाएगा। तो प्लस 61.5 माइनस 17 प्लस 96 माइनस 90 माइनस 11.3, नेट में आंसर अगर प्लस है तो मतलब टैक्सेबल, माइनस है तो, अगर पहले डिडक्टेबल पड़ा है तो उसके साथ भी प्लस लिख सकते हो, बस नेट निकालना है आपने जी। 39.2 टैक्सेबल डिडक्टेबल? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया, रेट कितना है? 32%, तो टैक्स कितना आ गया? 12.54, ठीक है। कहीं पे राउंड तो नहीं किया ना ज्यादा इससे, अच्छा ये भी 2 ही है। अब ये 12.54 टैक्सेबल का बच्चा डेफर टैक्स लायबिलिटी बेटा, डेफर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, सही है। टैक्सेबल डिफरेंस है ना, फ्यूचर में टैक्स का बायस बनेगा, तो आज लायबल फील कर रहे हैं। अब इसको हमने डेफर टैक्स लायबिलिटी के लेजर में क्लोजिंग बनाया, वर्किंग 2 का रेफरेंस देके 12.54, ठीक है जी। और उसके बाद करंट टैक्स की तरफ चलें तो करंट टैक्स भी अब तैयार है निकलने के लिए, और डेफर टैक्स की तरफ आएंगे तो ये भी तैयार होगा निकलने के लिए। तो करंट टैक्स निकालना है, करंट टैक्स की वर्किंग से, करंट टैक्स की वर्किंग में पीबीटी से प्लस माइनस करके चीजें हमने निकाल लिया। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है बता देगा कोई जी? 53.3, और फिर इस पर टैक्स एट द रेट ऑफ 32% कितना निकला? 17.056। तो 17.056 की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सीटीई डेबिट करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, तो एक्सपेंस का बढ़ना पॉजिटिव कितना? 17.056। दूसरी चीज हमें चाहिए डेफर टैक्स, और डेफर टैक्स मिलेगा हमें डेफर टैक्स के लेजर से, तो वो वर्किंग 3 में हमने बनाया हुआ है। अब ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग हमने निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पे आ रही है कितना? 2, तो 7.26 एंट्री देखो, डीटीएल का लेजर क्रेडिट, डीटीई डेबिट, टीई डेबिट, एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस बढ़ गया 12 नहीं, अच्छा सॉरी 7.26, इनका टोटल
ठीक है जी। अब रेकंसिलिएशन की बारी आई तो पीबीटी उठाएंगे सवाल से, कितना रेट ये जो रेकंसिलिएशन में लगा ये उठाकर इधर लिखेंगे और इस 80 पे ये लगाएंगे तो आंसर आएगा 24 हैं 25 पॉइंट ना करें। ओ भाई, करंट टैक्स में जो मसले मसाइल थे हमारे टैक्स वालों के, वो हमने डेफर टैक्स में टैकल तो कर लिए थे, ठीक है, पर मसला क्या आया था, इसमें सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस कैटर होते हैं। डेफर टैक्स जो टूल है वो सिर्फ टेम्परेरी डिफरेंसेस को टैकल कर सकता है, परमानेंट डिफरेंसेस को टैकल नहीं करता, जिस वजह से हमें फिर रेकंसिलिएशन के अंदर आकर इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बहुत आसान काम है पर्चे की हद तक, तो क्या ये जो करंट टैक्स की वर्किंग में साइन नजर आ रहा है ना, बस यही आपने रेकंसिलिएशन में लगा लेना है। वैसे मैं लॉजिकली भी समझाता हूं, लेकिन पर्चे के लिए टिप क्या है, करंट टैक्स की वर्किंग में लेस ऐड करना कोई मुश्किल था नहीं था ना, तो रेकंसिलिएशन में बस साइन वही लगाना है, ठीक है। अब जरा लॉजिक समझिएगा, लॉजिक समझ लें फिर वो जुगाड़ तो आ ही गया। देखें, हमने करंट टैक्स के अंदर इस 5 को, करंट टैक्स की वर्किंग में इस 5 को क्या कर दिया, माइनस, यानी 80 तक आते आते जो 5 ऐड हुआ था, हमने इस वर्किंग को करते हुए यानी इस फिगर तक आते हुए जिस पे टैक्स रेट लगा के टैक्स निकाला है, इस फिगर तक आते आते हमने इसको क्या कर दिया, माइनस, यानी इस 53 पर जो रेट लगा है तो इस 53 में ये 5 नहीं पड़ा, ये 5 नहीं पड़ा तो इस 5 पे टैक्स भी नहीं निकला। एग्रीड और नॉट? ये फिगर यहां से उठकर इधर आई और इस टोटल में शामिल हो गई। लेकिन हमने रेकंसिलिएशन में जो रेट लगाया है वो किस पे लगाया है, इस 53 पे लगाया है या पीबीटी पे लगाया है? इस पीबीटी में तो ये 5 मौजूद है कि नहीं मौजूद? जब ये 5 इसमें मौजूद है तो जब पूरे 80 पे रेट लगा तो इस 5 पे भी रेट लग गया। इसका मतलब ये जो फिगर निकली है, इस फिगर में उस 5 रुपए का टैक्स भी शामिल है जो कि वैसे क्या है, एग्जेम्प्ट। तो फिर अब इसमें से क्या करना चाहिए, 5 रुपए पर जितना टैक्स बनता है वो यहां से क्या कर लें, माइनस। ये लॉजिक समझ आई? फिर दोबारा सुने, हमने 53 पर टैक्स रेट लगा के करंट टैक्स निकाला, ये करंट टैक्स यहां आया और ये इस फिगर में शामिल है। लेकिन रेकंसिलिएशन में हमने जो टैक्स रेट लगाया वो पीबीटी पे लगा दिया। अब पीबीटी में तो 5 शामिल है, जब इस पे 5 पे, इस 80 पे पूरे पे 32% लगा तो इस 5 पे भी 32% टैक्स रेट लग गया, जबकि इस पे तो 0% लगना चाहिए था। तो फिर इस फिगर के अंदर 5 का टैक्स भी शामिल है, क्या करना चाहिए, इसका टैक्स इफेक्ट यहां से माइनस कर दें। ये बात किसको समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई? अब ये तो थी लॉजिक, लेकिन पर्चे में आसान तरीका क्या बताया था, जो साइन इधर लगा हुआ है वही साइन इधर लगाए। लेसी की है ना अभी आपने सोच के, तो जो साइन इधर लगा हुआ है वही साइन आपने इधर लगाया, लेस। लेकिन यहां पर क्या करना है, आपने टैक्स इफेक्ट लेना है। क्या लेना है जी? टैक्स इफेक्ट। पूरा 5 तो नहीं ना पड़ा 25 के अंदर, 5 का टैक्स पड़ा है ना इसमें, तो टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्स इफेक्ट ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम क्या करना है जी हमने, लेस। सोच के नहीं करना, सोच लिया बस एक बार, आ गई लॉजिक समझ में। अब यहां पर्चे में तो वो जो करंट टैक्स वाली वर्किंग में जो साइन लगा वो लगा के बस माइनस कर दें, उधर प्लस होगा तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब कितनी है जी इनकम, 5, और इस पे क्या लग गया जी, पूरा 32%, तो आंसर क्या आ गया, 1.6। तो ये 1.6 यहां से हो गया माइनस। अभी भी मैच नहीं करेगा क्योंकि एक और परमानेंट डिफरेंस भी था, और वो क्या है, अब लॉजिकली सोचना है तो सोच लें। 80 में एक नहीं पड़ा, हमने 80 में एक ऐड किया तो 53 वाली फिगर तक आते आते एडजस्टमेंट के बाद इस 53 में एक पड़ा है, एक पड़ा है ना टैक्सेबल, इस पे टैक्स लिया गवर्नमेंट ने ना, ठीक है, इस पे टैक्स लेना उन्होंने, तो एक इस 53 में पड़ा है, इस 53 पे रेट लगा तो जो टैक्स निकला
वो फिगर यहाँ आई और उसमें यहाँ पर शामिल होकर ये फिगर जो निकली है, ये फिगर जिसमें 1 पर टैक्स शामिल है, 1 पर टैक्स पूरा लग चुका है, 1 रुपये हमें उसने माफ़ नहीं किया, लेकिन हमने 80 पे जब 32% लगाया तो इस 80 में 1 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब इस 1 पे टैक्स लगने से रह गया। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इस पर टैक्स लगे तो क्या करें, इस 1 का टैक्स ऐड कर दें। अब इतनी लंबी सोच क्यों सोचें, हैं जी, जब जिंदगी ने एक सहूलत दे दी। क्या यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ऐड, तो रेकंसिलिएशन में भी साइन क्या लगा दो, ऐड का, और टैक्स इफेक्ट ले लो, टैक्स इफेक्ट ऑफ डिडक्शन नॉट अलाउड, चलो पेनल्टी लिख दो, ऑफ पेनल्टी, ठीक है। अब कितनी है पेनल्टी की अमाउंट, 1, इसका 32% 0.32, इसको ऐड कर दें 24 राउंडिंग के चक्कर लगे आपके, 24.32 आ गया, तो उधर भी 32 कर दूं, मैं राउंड कर दूं, इसको यूं कर देना, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें 0.6, ठीक है। तो ये क्या बन गया 32, और ये भी क्या आ गया, तो रेकंसाइल नहीं किया था, ये तीर अब इधर से यूं हट गया, रेकंसाइल नहीं हुआ था तो जाके फिर इधर रेकंसाइल किया आपने, तो रेकंसाइलिंग आइटम्स आ गए आपके आज 2 अदद, एक है एग्जेम्प्ट इनकम, दूसरा डिडक्शन नॉट अलाउड। ऐसे ही इस रेकंसिलिएशन के अंदर कुछ 4 को आइटम्स और आएंगे आने वाले 10-12 दिन में, एक एक करके ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, रोज के रोज समझते जाएंगे, ये हमारी डिक्शनरी में ऐड होता जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, नहीं है, इसको ज़रा पूरी पिक्चर में लेके यहाँ पे थोड़ी देर पॉज कर दें यार, 5 मिनट की ब्रेक देनी थी इनको मैंने पार्ट 1 के बाद, पर फ्लो में नहीं दे सका, तो अब थोड़ी सी ब्रेक दे दें इनको 5 मिनट की। जी ले आए भाई, 5 मिनट की ब्रेक बच्चों ने कर ली, फ्रेश हो गए हैं ना फ्रेश। चलें फिर IFRS 16 पे आ जाए। मैंने आपको कहा था 16वें 17वें पता नहीं 19वें सफ़े तक मैंने कहा था पढ़ लेना, 18वें तक, है ना। चले ज़रा आइए वापस, मैं भी गुजर जाऊं यहाँ से तेज़ी से, आपके सवाल भी बीच में ही कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, पेज नंबर 3 मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसको मैंने कहा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आपने ये पढ़ लेना है। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आइदर कॉस्ट मॉडल लगाएं, जिसमें कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस पे एसेट रखा जा सकता है। डेप्रिसिएशन के केस में वही वाली कहानी थी जो आपने पढ़ी थी, कि उसके अलावा है कोई, किस किसने पढ़ा था इसको, ओनरशिप विल ट्रांसफर, इफ लेसी ट्रांसफर ओनरशिप एंड इफ कॉस्ट ऑफ रिफ्लेक्ट दैट लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज, मतलब लेसी को मिल जाना है एसेट, तो फिर यूजफुल लाइफ, इफ लेसी ट्रांसफर अंडरलाइंग एसेट लेसी विद एंड और कॉस्ट द लेसी शुड डेप्रिशिएट राइट ऑफ यूज एसेट फ्रॉम कमेंसमेंट डेट टू एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द, यानी अगर ओनरशिप में ट्रांसफर होने आ रहा है, अदरवाइज लेसी शुड डेप्रिशिएट द राइट ऑफ यूज फ्रॉम कमेंसमेंट डेट टू द अर्लियर ऑफ एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और लीज टर्म, यानी शॉर्टर वाला। Lessee shall apply a क्षतिश impairment to determine whether right of use is impaired or and to account for any impairment loss identified. फिर अदर मेजरमेंट मॉडल्स क्या लगेंगे, अगर लेसी अप्लाई करता है फेयर वैल्यू मॉडल इन IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अगर फेयर वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्या लगा रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल, तो लेसी फेयर वैल्यू मॉडल ही लगाएगा राइट ऑफ यूज़, उस राइट ऑफ यूज़ एसेट की अकाउंटिंग के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करता हो। मतलब आपने जो लीज पे एसेट लिया है वो दरअसल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, और वो आपने लीज पर लेकर आगे लीज पे दिया होगा, तभी वो रेंटल पर्पस वाला आया ना। अगर तो वो खुद के यूज़ में आ जाए तो फिर तो वो PPE बन जाता है, और अगर आपने वो लीज्ड एसेट आगे रेंटल के लिए दे लिया था और रेंट पे दे दिया, तो वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर जाएगा। तो फिर अगर आप अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं, तो आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को यानी राइट ऑफ यूज़
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह वाला, उसको भी किस पे रखोगे। और अगर आपका ये राइट ऑफ यूज़ एसेट रिलेट करता है कोई पीपीई की क्लास से, मतलब कोई लैंड एंड बिल्डिंग अपने यूज़ में है, लीज पे ली है लेकिन खुद के यूज़ में बिजनेस के, या कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो आपके बिजनेस यूज़ में ही होता है, तो वो तो पीपीई की डेफिनेशन को मीट करेगा। तो अगर आपने राइट ऑफ यूज़ रिलेट करता है पीपीई की क्लास से जिस पर वो रीवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हैं, तो फिर लेसी राइट ऑफ यूज़ के लिए भी लगा सकता है रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, जो पीपीई से रिलेट करते हैं। यहाँ पे उसने यूज़ किया है लफ्ज़ शेल, यहाँ पे यूज़ किया है मे। यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कोई ली है लीज पर और उसको, मतलब आपने कोई एसेट, यूँ कहना चाहिए, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है लीज पर और उसको आगे रेंटल के लिए लिया है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह से हो गई। अगर आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू मॉडल पे हैं तो इसको भी फेयर वैल्यू मॉडल पे लाजमी रखना है। लेकिन अगर आपने कोई एसेट लिया है लीज पे जो पीपीई में फॉल करता है, पीपीई जैसा है, पीपीई की डेफिनेशन को मीट करता है, तो फिर आपको इजाज़त है कि आप कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं, उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख सकते हैं। असल में वजह ये है ना, पीपीई के अंदर क्लास बाय क्लास चल सकते हैं, तो ये भी एक तरह की एक क्लास बन गई राइट ऑफ यूज़ लीज वाले एसेट। तो इसमें आप कॉस्ट मॉडल पे भी रह सकते हैं, दूसरी जगहों पे फेयर वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो खुद एक क्लास ही होती है। पढ़ा था आपने IAS 40 में, या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारी कॉस्ट मॉडल पे होती है या सारी फेयर वैल्यू में, तो इस वजह से फिर वहाँ पे उसको जो है वो गुंजाइश नहीं दे सका वो, ठीक है। इस तरफ आए तो हमने कहा था जी एट कमेंसमेंट डेट लेसी लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड करेगा, और आफ्टर कमेंसमेंट डेट वो कहता है लेसी शुड मेजर लीज लायबिलिटी बाय इंक्रीजिंग कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरिंग अमाउंट टू रिफ्लेक्ट द लीज पेमेंट्स। मतलब वही जब रेंटल पे होता है तो एक तरह से वो यूँ कह रहा है ना कि इंटरेस्ट पहले समझो ऐड हुआ और फिर लीज पेमेंट जब हुई तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों माइनस भी हो गए, ठीक है ना। जैसे आपने IAS 21 में भी करके देखा था, इंटरेस्ट को भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया था ना, याद है, और फिर जब पेमेंट हुई तो दोनों ही निकल गए थे। तो वो इस तरह की बात यहाँ करना चाह रहा है। असल में ना वर्किंग किसी भी तरह से यहाँ पर भी वो वर्किंग हो सकती थी जैसे IAS 21 में आपने की थी। उस वक्त मैंने आपको लेक्चर जो पार्ट भी दिया था, मैंने बताया होगा वहाँ पे कि बिल्कुल लीज में भी ऐसा हो सकता था और उसमें लीज जैसा भी हो सकता था, लेकिन हर टॉपिक को उसकी सहूलत के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जो सबसे अच्छा आसानी से आपको लेकर चल सकता हो तरीका, स्पेसिफिक टॉपिक में वही तरीका चल रहा होता है। जैसे लीज के अंदर आपने ऑपरेटिंग लीज लेसर के अंदर आया कमाया घिसाया किया था, ये कोई एक ही तरीका है उसको करने का, और कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ईजी टू मैनेज और याद रखने के लिए आसान है वही बच्चों को सिखा दिया गया, अब उसी पे चलता है। तो फिर आप लीज के टॉपिक में आते हैं तो आप ये काउंटिंग करते हैं, आप IAS 21 में फॉरेन करेंसी लोन आ जाएगा तो आप उसकी वो काउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। हालांकि दोनों में वैसे फ़र्क नहीं है, मतलब कर सकते हैं एक तरह से, वहाँ पे भी लीज वाला काम करते हैं और लीज में वो वाला काम कर सकते थे, लेकिन जो जहाँ पे ज़्यादा बेहतर है वो वहाँ पे उसी तरह से लगवाया गया है आपको। इसलिए कोशिश कीजिए उसी के ऊपर ही स्टिक करें, उससे आपको एक्स्ट्रा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक तरीके के ऊपर सवाल हो जाते होते हैं हमारे रूटीन के अंदर, मैक्सिमम मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ठीक है, सही है। फिर कहता है जी वेरिएबल लीज पेमेंट्स के बारे में क्या है जी कि ये have not variable lease payments that have not been included in initial measurement of lease liability, होते भी नहीं है वेरिएबल लीज पेमेंट, इनिशियल मेजरमेंट में तो नहीं आते ना, उनका क्या करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे इन द पीरियड इन विच इवेंट कंडीशन ट्रिगर्स, यानी कि जब ये आप पे करेंगे तो उस वक्त एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। यही सीखा था वेरिएबल लीज पेमेंट का, ठीक हो गया। यहां तक कोई सवाल है? असल में वो वेरिएबल लीज पेमेंट का कोई ट्रीटमेंट होता होगा कि वो किसी तरह से वो एस्टीमेट लगा के पहले से डिसाइड कर लेते होंगे, पर ऐसी बात है नहीं। कहाँ पे लिखा हुआ है पहले सफ़े पे? वही मैंने कहा ना कि उसके अंदर आपने वेरिएबल लीज पेमेंट को हमने ऐड नहीं करना लीज पेमेंट में, बस सादा बात ये, आपके सिलेबस के हद तक इतनी ही बात है। वेरिएबल लीज पेमेंट का ट्रीटमेंट यही है जो आपको सिखा दिया। वेरिएबल लीज पेमेंट कैसे हम ऐड करें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो इंडेक्स वगैरह की बात हमें पता ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस से बाहर की बात है, ठीक है ना। इसलिए सादा बात उसको जाके मैं ऐसे कर देता हूँ। मैं इसलिए उसको काटना नहीं चाह रहा था कि ये ना किसी MCQ में आ जाए। बहरहाल वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल लीज पेमेंट जो है वो आपने शामिल करनी है
लेकिन वो डिपेंड करती है इंडेक्स या रेट के ऊपर, तो ये बात हमारे स्कोप से बाहर निकल जाती है। इसलिए आपकी लीज पेमेंट में बस वही है जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थी मेरी आपकी, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ इफ सर्टन के वो एक्सरसाइज करेगा, या जीआरवी और वो एक्सपेक्टेड टू बी पेड। बस लीज पेमेंट में बस यही आना है। ओके, आईडीसी इधर नहीं आना, इंस्टॉलेशन इधर नहीं आना, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग इधर नहीं आना, लीज पेमेंट राइट ऑफ यूज में आता है। एनी पेमेंट मेड बिफोर, अब वो पेनल्टीज वगैरह को इसमें हम डालते होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फिक्स्ड अमाउंट, अब ये याद रखें, फिक्स्ड अमाउंट लीज रेंटल में, लीज पेमेंट में क्या आएगा, फिक्स्ड अमाउंट, परचेज ऑप्शन की प्राइस या टर्मिनेशन पेनल्टी, ठीक है। लेसी के लिए रेजिडुअल वैल्यू जो कि एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, और लेसर के लिए रेजिडुअल वैल्यू जो कि गारंटी की गई है एग्रीमेंट में। अब उसमें हमने देखा था कि वो गारंटी लेसी ने की है, लेसी के रिश्तेदार ने की है, या लेसर के गैर ने दी है, ठीक है। जो लेसर के रिश्तेदार ने दी होती थी वो यूजीआरवी है, तो वो तो लीज पेमेंट से निकल जाता था, ठीक है। तो इसको आपने बस एमसीक्यूज की हद तक जहन में रख लेना है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा नहीं। ओके जी, बाकी दिल करेगा कोई और बात किसी वक्त कर लूँगा मैं इसके ऊपर, फिलहाल इतना काफ़ी। अच्छा जी, पेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई सवाल इसमें? वेरिएबल लीज पेमेंट हमने कर दिया था। द पोर्शन ऑफ पेमेंट मेड बाय लेसी फॉर टू अ लेसर फॉर राइट ऑफ यूज ड्यूरिंग लीज टर्म दैट वेरीज बिकॉज चेंज इन फैक्ट और सर्कमस्टांसेस आफ्टर कमेंसमेंट डेट। तो जो वेरी करते हैं आफ्टर कमेंसमेंट डेट, उनको कमेंसमेंट डेट पे कैसे ऐड कर सकते हैं, बस आपके लिए इतनी बात ही रेलेवेंट है। तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट क्या है, वेरिएबल लीज पेमेंट आर ऑफ 2 टाइप, लीज पेमेंट दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रेलेवेंट रेवेन्यू जनरेटेड, या लीज पेमेंट दैट विल बी बेस्ड ऑन इंडेक्स, जो कि हमारे स्कोप से बाहर है। तो इसलिए मैंने वो बात आपको काटते काटते नहीं काटी, किसी एमसीक्यू में ना आ जाए। असूली तौर पे पास पेपर के एमसीक्यू में उसको ये नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर किताब के प्रैक्टिस वाले एमसीक्यूज में कोई पढ़ा हुआ है तो उसकी चलो खैर है, माफ़ी दे सकते हैं उसको, पर पास पेपर के एमसीक्यू में डालेगा तो वो सिलेबस से बाहर की बात है। ये कैफ 5 लिखा हुआ है, पुरानी बात है, ये कैफ 6 कर ले, ये बदल के कैफ 6 हो गया ना, पहले ये कैफ 5 होता था, FAR 2 होता था ना, अब ये कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो गया। ओके, तो ये हमारे स्कोप से बाहर की बात है। तो जो हमारे स्कोप में है वो ये, लीज पेमेंट दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय लीज्ड एसेट, कि जी इतना जनरेट करेंगे रेवेन्यू, या कोई और बेस, जैसे मैंने कहा था इतना यूज करोगे, कितनी कॉपी से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको हम क्लियरली नहीं डिसाइड कर सकते कि वो क्या है, ठीक है, कितना होगा, क्योंकि वो कब होगा, वो चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है उन सर्कमस्टांसेस की बेस पे जो कमेंसमेंट डेट के बाद आते हैं, ठीक है। उसमें 2 तरह के थे, जिसमें एक हमारे सिलेबस का है, दूसरा सिलेबस के बाहर की बात है, ठीक है। इसलिए उसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ना है, ना यूज़ है उसका। ओके, चलें आगे। फिर इसकी ट्रीटमेंट हमने कर ली थी कि जब पे करें तो एक्सपेंस डेबिट करके कैश क्रेडिट कर लें, यही है वेरिएबल लीज पेमेंट का ट्रीटमेंट। इन द बुक्स ऑफ लेसर इसको हमने इनकम बना लेना है बस, ठीक है। अच्छा जी, समरी आ गई जी। समरी क्या है, वेरिएबल लीज पेमेंट अगर डिपेंड करे इंडेक्स पे तो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लीज पेमेंट है। अब ये इतना इसलिए पढ़ा दिया 2-3 बार कि एमसीक्यू के लिए फिर भी तैयार हो गए हम, तो इतना अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हो तो ये तैयार ही था, ठीक है। फिर अगर डिपेंड ना करें इंडेक्स पे तो ये हमारे सिलेबस में है, और ये लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनता, बल्कि जब पे करते हैं पीएनएल में ले जाते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। फिर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज द रेट इंटरेस्ट दैट लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो ओवर अ सिमिलर टर्म एंड विद सिमिलर सिक्योरिटी द फंड नेसेसरी टू ऑब्टेन एन एसेट फॉर सिमिलर वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूज इन सिमिलर, मतलब वो कह रहा है कि वो असल में कहानी क्या है, हम लीज पे एसेट ले आए हैं, अगर हम ये एसेट ना लाते लीज पे, बल्कि पैसे किसी बैंक से लेके ये एसेट खुद खरीद लेते, तो वो पैसे लोन की अमाउंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है ना, इंटरेस्ट रेट, कितना बड़ा लोन ले रहे हैं आप, कितने आप रिस्की हैं, कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, हालात क्या मुल्क के चल रहे हैं, आपकी कंपनी के हालात क्या चल रहे हैं, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बैंक ने अपने रिस्क के हिसाब से लोन देना है और इंटरेस्ट कोट करना होता है। तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है जी, कि अगर आप ये एसेट लीज पे ना लेते, आप ये
पैसे लेकर खुद एसेट बाजार से खरीदने चले जाते हैं, इस एसेट जितने पैसे जिस कहीं से उधार लेकर, तो वो उधार आपको जितने का मिलता, जिन हालात में मिलता, तो वो इंटरेस्ट जो आपने पे करना था वो है इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। लीज टर्म किसे कहते हैं? लीज टर्म जो है ना, वो समझने के लिए हमें ज़रा तशरीफ़ की टोकरियां लानी पड़ेंगी। क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है, उस पर पेज नंबर 160 पे तशरीफ़ लाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 नहीं है, जोजो मोजो नहीं है, जोजो मोजो लिमिटेड से ऊपर वाला सवाल। अच्छा नाम लगा, मैंने कहा चलो नाम तो ले लें जी। पेज 160 पे आए, जोजो मोजो से ऊपर वाला सवाल आगे 160 पे। कंसिडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। शेर खान लिमिटेड लेसी है, ये लीज किया इसने प्लांट। अब हर एक इंडिपेंडेंट सिनेरियो है, ठीक है। लीज टर्म इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अब मैंने लीज टर्म लेनी है, तो लीज टर्म आ गई नॉन कैंसिलेबल पीरियड, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। एक बार लिख लेना इसको, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। यार क्या मुसीबत है तुम्हें, है? नहीं जानता पे, चलो नहीं नहीं नहीं, मैंने भी करके ही छोड़ना। ट्राई 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 अगेन। अच्छा, नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना है जी? 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, आफ्टर विच शेर खान बोले तो लेसी, देन 3 साल नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, और देन शेर खान लेसी देन हैज ऑप्शन टू एक्सटेंड द लाइफ फॉर अ फर्दर। तो इसमें हम ऐड कर दें एक्सटेंशन पीरियड, एक्सटेंशन पीरियड को ऐड करें, ठीक है। तो फिर हमारे पास आनी है लीज टर्म। अब आपको सवालों में ना, आप ये कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं डेफिनेशन पढ़ाने के लिए सिर्फ इधर लाया हूं आपको, सवालों में आप ये कर चुके हो, ठीक है। अब 3 साल नॉन कैंसिलेबल है और 2 साल की एक्सटेंशन हो सकती है, लेकिन वो तो लेसी बताएगा, ऑप्शन लेसी के पास है। शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द, तो फिर लीज टर्म कितनी हो गई? अब लीज टर्म की डेफिनेशन क्या बनी? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड इफ रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज इट, ठीक है। आगे बढ़ो, सिनेरियो 2। अब मैं ऐसे ही लिखता जाऊंगा, ऊपर वाली हेडिंग चल रही है। लीज टर्म नॉन कैंसिलेबल है 3 साल की, and then he has option to extend for 2. शेर खान is reasonably certain that it will not exercise, तो फिर 0, और ये क्या बन गया? तो लीज टर्म की डेफिनेशन क्या बनी? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड इफ रीजनेबली सर्टन के वो इसको एक्सरसाइज करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद तीसरा सवाल आता है, लीज टर्म इज फॉर 10 year पीरियड ड्यूरिंग विच 7 year इज नॉन कैंसिलेबल। तो लीज टर्म में नॉन कैंसिलेबल पीरियड क्या आ गया? तो नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म में है ही है, पहले 7 साल इसमें क्या है? एट द एंड ऑफ 7th year शेर खान हैज ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। अब अगर टर्मिनेट हो गया तो यहां पे 0, और अगर ना हुआ लेसी बताएगा ना कि मैं टर्मिनेट करना चाहता हूं, यानी रीजनेबल सर्टन है या नहीं, ठीक है। अब वो कहता है शेर खान इज रीजनेबली सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द, इसका मतलब लीज टर्म क्या बन गई? तो लीज टर्म की डेफिनेशन अभी तक क्या बनी है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड इफ रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्सरसाइज, और लीज टर्म बनेगी
नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस टर्मिनेशन ऑप्शन इफ इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज टर्मिनेशन। सही है, टर्मिनेशन पीरियड। अब डेफिनेशन पूरी हो गई। डेफिनेशन पूरी क्या है? लीज टर्म क्या है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस extension period if reasonably certain that lessee will exercise extension, and लीज टर्म की डेफिनेशन ये भी हो सकती है नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस टर्मिनेशन पीरियड इफ रिजनेबली सर्टेन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज टर्मिनेशन ऑप्शन। अभी वो नहीं आई, अभी आगे चलेगी। ये लीज टर्म इज 10 year पीरियड विच इन विच 7 इज, और 3 का क्या है जी आखिरी वो at the end of 7 Sher Khan has option, lessee has option terminate, Sher Khan is reasonably certain that he will not। तो इसका मतलब अब ये है असल में डेफिनेशन। ये लीज टर्म इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड, लेकिन वो कब है? जब रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा एक्सटेंशन को, या लीज टर्म की डेफिनेशन है नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस टर्मिनेशन पीरियड, यानी आफ्टर टर्मिनेशन पीरियड जो टाइम है, ठीक है, इफ रीजन सर्टेन दैट ही विल नॉट टर्मिनेट। तो ये पूरी डेफिनेशन बन गई, ठीक है ना। यहाँ पे तो अप्लाई भी किया। अब आखिरी भी कारी लो यार। ये आखिरी में क्या कहता है? लीज टर्म 10 साल की है, 7 साल नॉन कैंसिलेबल है। एट द एंड ऑफ 7 year बोथ शेर खान एंड लेसर हैव ऑप्शन टू टर्मिनेट। शेर खान इज रीजनेबली सर्टेन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज, तो +3 कर दें। आप रीजनेबली सर्टन हो, अगर लेसर ने कैंसिल कर दी, टर्मिनेट कर दी, फिर नहीं समझ आएगी बात। कह रहा है बोथ हैव ऑप्शन टू टर्मिनेट। सिर्फ लेसी के पास तो नहीं है कि उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी के ऊपर हम ऐड कर दें, या तो वो कहता बोथ लेसी एंड लेसर आर रीजनेबल सर्टेन कि वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, फिर तो मैं 3 ले लेता। लेकिन यहाँ पे तो लेसी के पास भी ऑप्शन है, तो 0 करके 7 years। लेकिन मैंने आपको सिखानी थी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? लीज टर्म है नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड इफ लेसी रीजन सर्टेन दैट ही विल एक्सरसाइज, और प्लस टर्मिनेशन पीरियड इफ रीजन सर्टेन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज टर्मिनेशन। उधर एक्सरसाइज करने की एश्योरेंस हो कि एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंशन को एक्सरसाइज करने की और टर्मिनेशन को एक्सरसाइज ना करने की रीजनेबल एश्योरेंस होगी, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड में वो पोर्शंस हम ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? ये समझ आई बात? अब जरा तशरीफ ले आए अपनी उस डेफिनेशन पे जहां से हम चले थे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे इसको इंशाल्लाह, आहिस्ते आहिस्ते, ताकि बोझ भी ना पड़े। पढ़ो अब। लीज टर्म क्या है? लीज टर्म इज द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज राइट टू यूज एसेट टुगेदर विद बोथ पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज इफ लेसी इज सर्टेन टू एक्सरसाइज ऑप्शन, एंड period covered by option to terminate if lessee is certain not to exercise that option। इसके साथ हमने क्वेश्चन बैंक का सवाल नंबर कौन सा था? 4 शेर खान पढ़ा तो हमें समझ आई। पेज नंबर कौन सा था? 160। ठीक है जी, समझ आ गई। एक्सटेंशन ऑफ लीज। अ लीज मे बी स्प्लिट इनटू प्राइमरी पीरियड फॉलोड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड। The rent for secondary period may be small or may be 0 if it is certain that lessee will exercise the period, then secondary period will be part of। वही बात कि एक्सटेंशन हो सकती है, रीजन सर्टन हो तो इसको डाल दें। और ज़रूरी नहीं है, 1-2 सवाल भी आपने देखे थे ऐसे कि एक्सटेंशन पीरियड के अंदर किराया बदल जाता था, किराए की तरतीब भी बदल सकती है, कोई मसला नहीं है, लीज का हिस्सा बना लो, ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट IDC क्या है? फिर वापस आए बुक के एंड पे। मेरे ख्याल में तो डिस्क्लोजर्स से ऊपर तक तो करके छुट्टी होगी, क्योंकि आगे सब कुछ आता है आपको, सिर्फ ये वाले GRE वाली डिस्कशन हो जाए, वो भी की हुई है। अच्छा, एंड पे आए जरा। ये क्या लिखा हुआ है जी? फिर ऐसे करके पढ़ना पड़ना। IDC। अच्छा, IDC की ये तो ट्रीटमेंट है, ये तो हमने पढ़ ली थी। IDC है क्या? ये नहीं यहाँ लिखा हुआ, वहीं से पढ़ लेते हैं फिर, अगर नहीं लिखा हुआ तो। ये तो IDC की ट्रीटमेंट आ गई ना। हाँ नहीं है, चलो खैर,
मेरा दिल था कि यहीं पे कोई ऐसा होता ना टेबल, वहीं से पढ़ लेते। ले जी, आईडीसी के बारे में आपको एक सादा अल्फाज में बात की थी, लीज ना होती तो ये खर्चा ना होता, उसको कहते हैं आईडीसी। इसी वजह से वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा बन जाता है। तो लेसी के सवाल में राइट ऑफ यूज में ऐड करते हैं नॉर्मल लीज में, और अगर छोटी वाली लीज हो तो एक्सपेंस आउट कर देंगे। लेसर का सवाल फाइनेंस लीज हो तो वो लेसी से रिकवर करता है, नेट इन्वेस्टमेंट में डाला होता है, और अगर ऑपरेटिंग लीज हो तो उसको भी कैपिटलाइज करते हैं लेकिन डिप्रिशिएट करते हैं उसको लीज टर्म पे। हाँ, डीलर मैन्युफैक्चर की फाइनेंस लीज में भी वो क्या बन जाता था, एक्सपेंस। ये तो ट्रीटमेंट हो गया। तो आईडीसी है क्या और उसमें क्या क्या आ सकता है, ये भी ज़रूरी है कि आपको सिर्फ आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ना दे, बल्कि 2-3 चीज़ें दे दे जिसमें से आपने एक सिलेक्ट करनी और एक इग्नोर करनी हो। तो क्या क्या हो सकता है इसमें और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये रहती थी ऐसी छोटी छोटी बातें। अब ट्रीटमेंट पता है ना, अब आईडीसी को पढ़ना, ऐसी चीज़ें रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन इसमें लगेगा अभी तकरीबन एक हफ्ता, मैं समझता हूँ, जान के थोड़ा थोड़ा करके 15 मिनट 10 मिनट पढ़ेंगे, और अगर आधा घंटा पढ़ेंगे तो 3 दिन में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे रहती हैं कुछ, ये डिस्क्लोजर्स वगैरह पढ़ा के गुजरने आगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ लीज हैड नॉट बीन ऑब्टेन्ड। लीज ना होती तो ये खर्चा। टिपिकल आईडीसी क्या है, ये इंक्लूडेड कमीशन, लीगल फीस, cost of negotiating lease term with lease term and conditions, cost of arranging collateral, payment made to existing tenant to obtain the lease। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सवाल में ऐसी को 2-3 चीजें दे दे। आपने लीज अरेंज करने के लिए एक बंदा तैयार किया जिसको आपने कमीशन दिया, यार तुम अच्छा अरेंजमेंट करा दो तुम्हें कमीशन देंगे। वो वकील साथ ले गए, उसको लीगल फीस दी, हमने याद रखने के लिए कहा था वकील को पैसे दिए। ये वन ऑफ आइटम है, वन ऑफ द आइटम्स इन आईडीसी, और भी हैं, ठीक है। तो कमीशन पे किया, कोई लीगल फी पे की, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म एंड कंडीशन। मसलन आपने लेसी, आपने कहा आप लेसी हैं अगर, तो आपने लेसर को कहा कि आ जाओ यार तुम्हें चाय पिलाता हूँ, वहीं पे बैठ के बात कर लेंगे। चाय का बिल आपने पे कर दिया, थोड़ा उसका आओ भगत कर दी, उससे अच्छी टर्म्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं आप, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कॉस्ट ही तो इनकर हो रही है। आईडीसी ना लीज पे लेना होता है एसेट, ना लीज पे आया होता है एसेट। अच्छा, अगर लीज पे एसेट नहीं आएगा तो ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी, लेकिन अगर लीज पे आ गया तो वो आईडीसी में शामिल हो गया, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कलेक्ट्रल, लेसी ने अपना बैंक वालों ने कहा, बंदा आया बैंक वाला, उन्होंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने कहा यार सिक्योरिटी तो यार घरवाली का जेवर ही पड़ा है, लेकिन वो गांव में पड़ा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ ले आओ, ला के हमारे पास रख दो और लीज पे एसेट ले लो, जब पैसे पूरे जब तो घरवाली का जेवर पैसे भी तुमसे पूरे करवाएगी वो, ठीक है ना, इसलिए तुम जरा यही वाली सिक्योरिटी दो। अब आपने कहा यार अब ऐसे तो नहीं जाना है, कामरान को साथ लिया आपने और 2 बंदे गाड़ी स्पेशल करा के आपने गांव जाके वहाँ से पेटी में से अपना जेवर निकाल के आपने ला के बैंक में जमा करा दिया। अब जितना को महंगा पेट्रोल हो गया, आपको आने जाने में 25-30 हज़ार रुपया लग गया। जो 25-30 हज़ार रुपया क्या है, ये कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कलेक्ट्रल। ऐसी ज़रा मिसाल दी मैंने, ठीक है। ऐसी कोई मिसाल हो सकती है, सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए कोई सी भी कॉस्ट देनी पड़ेगी आपको, या आपने पुराने किराएदार को खाली करने के लिए पैसे दिए हैं, कुछ पैसे देने पड़े, वो खाली नहीं कर रहा, आपने दुकान यहाँ पे बनानी है, आपने लीज पे दुकान ले ली है, ठीक है, ऑपरेटिंग या फाइनेंस जो भी है, ऑपरेटिंग लीज कर लो, है तो लीज ही ना, आईडीसी तो उसमें भी आता है। तो वो दुकानदार खाली नहीं कर रहा, आपने कहा यार अच्छा ये पकड़ो यार, लाख रुपया पकड़ो, तुम चलो निकलो यार यहाँ से, मुझे काम करने दो। अब ये आपने पुराने टेनेंट को खाली करने के लिए पेमेंट की है, तो ये भी क्या है, आईडीसी है। ये भी क्या है, लीज पेमेंट में नहीं डालना, लेकिन राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में डालेंगे, ओके। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ आईडीसी। कंपनी एंटर इनटू लीज एग्रीमेंट, लीगल एडवाइजर फी ये 30,000। हमारे ओन मैनेजर ने भी 15 दिन इस लीज नेगोशिएशन पे लगाया, उसकी मंथली सैलरी है 1 लाख। लीगल एडवाइजर वाला 30,000 आईडीसी है, लेकिन ये 1 लाख की सैलरी का 50% करके आईडीसी में ना डालना, क्योंकि लीज होती ना होती ये सैलरी उसको जानी थी, सिंपल, ठीक है। तो आईडीसी 30,000 है, मैनेजर सैलरी इज नॉट आईडीसी बिकॉज ही मस्ट बी पेड वेदर ही अरेंजेस द लीज और नॉट। उसके बाद परचेज ऑप्शन या जीआरबी किसे कहते हैं, तो पढ़ा हुआ है आपने, सिर्फ रीड ऑन लिया यहाँ से। सो फार वी हैव डिस्कस लीज पेमेंट वेरी सिंपल वे एक्चुअली इन लीज। परचेज ऑप्शन क्या है, लेसर समटाइम्स गिव्स लेसी एन ऑप्शन टू परचेज एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। If this option is expected to be exercised, it will be included in calculation of, and this amount will also be paid by lessee to lessor at the end। सही है। GRV क्या है, हाँ ये मैंने आपको पढ़ाया था। GRV is the guarantee made to a lessor, लेसर को गारंटी किया गया है
by a party unrelated to lesser that the value of the underlying asset at the end of lease will be at least a specified amount. तो जो भी पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर है उसने जो गारंटी किया है, अब उसके लिए हमने कहा था इसमें लेसी भी आता है, इसमें लेसी का एसोसिएट भी आ सकता है, इसमें इंश्योरेंस वाले भी आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आ गई मसलन, इसमें सप्लायर ऑफ एसेट भी आ सकता है, होंडा वाले खुद आ गए। ये सब के सब लोग कौन हैं? अनरिलेटेड टू लेसर। ठीक है, मिसाल एक छोटी सी बनाई थी, जरा फटाफट कर लेते हैं एक दफा फिर। लेसर, लेसर के लिए जीआरवी क्या बनेगी? हमने कहा जी अनजान टू लेसर, बंदे ढूंढो, अनजान टू लेसर, अनजान टू लेसर, खुद लेसी अनजान टू लेसर होता है ना, रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, लेसी। इसने जनाब 6 रुपये की गारंटी की हुई है, तो ये 6 आ गया जीआरवी में। लेसी के एसोसिएट ने, ऐसी मैंने मिसाल बना के दी थी, आपको याद है? लेसी एसोसिएट ने मसलन 1 रुपया गारंटी कर दिया, ये भी जीआरवी में आ गया। और मशीन सप्लायर आया, होंडा वाले खुद आ गए, उन्होंने कहा हमारी गाड़ी की यार टेंशन ना लो, कहीं नहीं जाती ये जितना आप एक्सपेक्ट करो उससे ज़्यादा, ये एक मेरी तरफ से भी गारंटी आ गई, तो ये भी किधर आ गया। उसके बाद या इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी आ सकती है। अब ये सारे के सारे कौन हैं? अनरिलेटेड टू लेसर ये लोग हैं। तो इन्होंने जो गारंटी किया, बिल्कुल स्टैंडर्ड ने भी उसको गारंटी ही कहा, ठीक है। लेकिन इधर से जनाब लेसर के एसोसिएट आगे बढ़ा और उसने कहा यार लेसर क्यों परेशान होते हो, ये लो 1.5 रुपया मेरी तरफ से भी। तो ये 1.5 रुपया जो लेसर के एसोसिएट की तरफ से आया है, ये जीआरवी में शामिल करने की इजाज़त नहीं, ठीक है जी। ओके, अब हम मिसाल के तौर पे कहते हैं जी कि यूज़फुल लाइफ के एंड पे इस एसिड की आरवी कितनी है? 12, लेट से 12, ठीक है। तो इसमें जीआरवी कितनी है? तो ये 6 + 1 + 1 कितना बना? 8, ठीक है जी। तो ये 8 आ गया यहाँ पे, और बैलेंसिंग क्या आ गया? यूजीआरवी कितना? 4। इसी 4 के अंदर बेटा 1.5 इसके अपने रिश्तेदार वाला भी है और बैलेंसिंग 2.5 फिर बाजार से भी। तो ये भी हमने पढ़ा था। तो ये एक लाइन लिखी हुई है कि गारंटी मेड टू लेसर बाय अ पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, एक सवाल में आया था ना असल में पहली बार। तो जीआरवी इन द बुक्स ऑफ लेसी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, सही है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये प्लीज़ इनको लाजमी ना आपने आज देख लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें कोई एग्जांपल ना हो पाए। आपने की थी वैसे ये पढ़ते हुए? नहीं ना की थी, हो गई थी। फिर भी जिन्होंने नहीं की वो एक दफ़ा देख लें। जर्नल एंट्रीज़ को रीड ऑनली करके देखिएगा, कोई नवी शायद नहीं आ गई। ये वही सारी चीज़ें हैं, मेरी तरफ से तो ओके है, क्योंकि यही आपको सिखाया है मैंने, और क्या सिखाया है फ़रज़ 16 में। एक्सट्रैक्ट सब भला मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, एक्सट्रैक्ट्स है कोई बात करने वाली। डिस्क्लोजर्स आपने पढ़े हैं मेरे ख्याल से। प्रेजेंटेशन इसी की डिस्कशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सफ़ा है, ये जो आपके सामने गुजरा 12वां सफ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सफ़ा है। तो मैंने आपको कहाँ तक कह दिया था पढ़ना है? बहुत गुड हो गया, ठीक है, आप एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इसको इंशाल्लाह कल हम आएंगे, हो सकता है मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊँ, हो सकता है प्रेजेंटेशन पढ़ाऊँ, हो सकता है मैं ये शॉर्ट टर्म लो वैल्यू वाली बात आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स पढ़ा दूँ, ठीक है। बट 15-20 मिनट से ज़्यादा ज़रा पढ़ा नहीं जाता। तो जब ये पूरा कर लेंगे 2 दिन 3 दिन में, तो फिर MCQs देख लेंगे, कोई मसले वाले हैं तो वो भी निकल आएंगे। अव्वल तो बचेंगे नहीं इंशाल्लाह तब तक। ओके, तो आज आपने इसको जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फिर इसको पढ़ें, एंश्योर करें, आगे चलते जाएं। ये सारा चैप्टर आप पढ़ लें, ख़त्म कर दें इसको, कुछ नहीं छोड़ना इसमें आपने, ताकि कोई इतनी सी चीज़ भी हो मेरे से मिस हो रही हो आप पूछ लें कम से कम, ठीक है, सही है ना। तो IAS 12 का सिर्फ होमवर्क उतना ही है, जो एक सवाल किया उसी को दोबारा आराम से करें, वो भी हल्की आंच पे चल रहा है, तो इसको साथ साथ लपेट रहे हैं। तो 2-3 दिन में वो बिगड़ने लग जाएगा, तो इसका टाइम और स्क्वीज़ होने लग जाएगा।
बट वो फिर भी इंशाल्लाह 15-20 मिनट हम रोज़ निकालते रहेंगे इसके लिए, ताकि ये थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा इकट्ठा पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह।